नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज दिन भर आपने कई जगह पे विश्लेषण सुना होगा कि 2 तारीख महात्मा गांधी के जयंती के दिन नीतीश कुमार ने सत्ता पक्ष के अरमानों पे ऐसा झाड़ू मारा, ऐसे आंकड़े बाहर निकाले जो जातीय जनगणना के हैं और उससे वो तमाम दावे 15 बनाम 85 साबित हुए। 15% सवर्ण, 85 ओबीसी बैकवर्ड मतलब ओबीसी, दलित, अति दलित, आदिवासी। जिस आंकड़ों से बीजेपी लगातार भाग रही थी, वो आंकड़े एक राज्य के कम से कम देश के सामने आए, उसने हड़कंप मचा दिया। बाकी राज्यों में भी कहीं ना कहीं अब लोगों को पसीना आ रहा है कि होने वाले समय में क्या होगा। लेकिन 3 राज्यों के चुनाव भी है, 5 राज्यों के, जहां 3 राज्य में बीजेपी जी जान लगा के काम कर रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तीनों राज्यों पे लगातार कारपेट बॉम्बिंग के तहत सभाएं ले रहे हैं। और जब सभा ले रहे हैं तो जी जान से कोस रहे हैं विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को। लेकिन उनके भाषण जब सुनते हैं तो उनका भाषण राजनीतिक भाषण कम, और हमारे जो कवि है संपत सरन, उनके जैसी कविता ज्यादा लगती है। क्योंकि उनका भाषण सुन के आदमी सीरियस होने के बजाय ठहाके लगाने लगता है। क्योंकि कोई आदमी इतना कंफ्यूज होकर कैसी बात कर सकता है। इसका बेहतरीन उदाहरण आज उन्होंने जो राजस्थान में दिया, और उसके बाद ग्वालियर में दिया, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भाषण में वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, अब वो टॉप 10 पे आया है। ये डबल इंजन की सरकार के बदौलत आया है। ये वक्तव्य उनका उन्हीं के आदर्श पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी को झुठलाते हैं। जब डबल इंजन की सरकार नहीं थी, जब मोदी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे गुजरात में, तब इसी ग्वालियर में आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि मोदी से भी बड़ा कद, मोदी जी तीसरी बार चुनाव जीते हैं तो ऐसे राज्य में जीते जो एक विकसित राज्य था, गुजरात। लेकिन बीमारू राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना, ये शिवराज सिंह का कद कहीं ऊंचा करता है। शायद आडवाणी जी की ही वो बात नरेंद्र मोदी के दिमाग में ऐसी घर कर बैठी कि वो 24 घंटे शिवराज सिंह चौहान को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, और इस चुनाव में तो शिवराज को बिल्कुल ठिकाने लगाने के मूड में है। तो जब आप ये कहते हैं कि ये बीमारू राज्य टॉप 10 में आया, तो मोदी जी ये टॉप 10 में तब आया जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। इसका टॉप 10 का टोटल श्रेय जो है वो शिवराज जी को जाता है। लेकिन फिर शिवराज जी का नाम लेना भी आप पसंद नहीं करते, ना उनके कुछ योजनाओं का नाम, क्योंकि आपको डर है कि उनकी योजनाओं का नाम लेने से आपकी चेयर खतरे में नहीं पड़ जाए। इसलिए आप उसको डबल इंजन की बात करते हैं। वो सिंगल इंजन ने ये तरक्की की थी, ये भी पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए आपके इस दावे पे ठहाके लगते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 60 साल में कांग्रेस ने सत्ता में सिर्फ शोषण किया है गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, ओबीसी का। 2014 के बाद ही देश की स्थिति सुधरी है। हाल ही में जब रजत जयंती मतलब अमृतकाल का विशेष सत्र जब लोकसभा का शुरू हुआ, पहले दिन पुरानी बिल्डिंग में इन्हीं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 1947 से लेकर 1914 तक और 23 तक विभिन्न सरकारों ने इस देश के लिए कितना योगदान दिया, इसका बखान कर रहे थे। ऐसे नेताओं को क्या कहे कि पार्लियामेंट के पटल पे एक बात करते हैं
और पार्लियामेंट के बाहर चुनावी राजनीति में अलग बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हम गारंटी यानी मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। लोग सवाल पूछते हैं आपस में, मोदी की गारंटी क्या है? 2014 के वो तमाम गारंटी 15 लाख रुपए मिलेंगे, 100 दिनों में महंगाई खत्म होगी, 5 करोड़ रोजगार होंगे, लाल आंखों से देखिएगा तो चाइना 4 फीट पीछे चला जाएगा। ये गारंटियां थी। कहां गई गारंटी? मोदी की गारंटी, ये गारंटी पूरी होने की गारंटी, ये सिर्फ अडानी जी के लिए है। यदि मोदी जी ने उनको गारंटी दी कि हवाई अड्डे आपके हवाले होंगे, तो फिर उस गारंटी की गारंटी है कि हवाई अड्डे अडानी जी के पास ही जाएंगे। लेकिन आम जनता जिन्होंने मोदी जी को मोदी बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, उनसे किए हुए वादे मोदी जी ने कोई पूरे नहीं किए। हर वादों का फोकस चेंज करते रहे। अब जब आप उनको नोटबंदी के बाद खस्ता हालत के बारे में बात करते हैं तो वो जीएसटी की बात करते हैं। जब आप जीएसटी के बुरे परफॉर्मेंस की बात करते हैं या जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है उससे कैसा व्यापारी बर्बाद हो गया ये बात करते हैं तो वो G20 का अचीवमेंट बताते हैं। जब आप G20 की बात करते हैं तो अमेरिका में मेरा कैसा स्वागत हुआ है ये बताते हैं। उन सवालों का जवाब कतई नहीं देते जो देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 9 साल से 1947 से इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। विकास किसको कहते हैं? मैंने 9 साल में किया। यदि मैं 9 साल में इतना कर पाया तो 65 साल में मैं कितना करता? लेकिन मोदी जी को ये पता नहीं कि ये 9 साल में जिन्होंने जो कुछ किया उसमें वो भी बात है जो पिछले 65 साल में इस देश ने जो बनाया उसी को बेच-बेच के मोदी जी वर्तमान में खर्चा चला रहे हैं। जो पूत अपने पूर्वजों की खेती बेच के घर चलाता है वो कुपूत नहीं, सुपूत नहीं, कुपूत कहलाता है। मोदी जी पुरानी सरकारों के बने हुए बड़े-बड़े पब्लिक एंटरप्राइजेस, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, हवाई अड्डों से लेके तमाम चीजें बेचकर ही वर्तमान में सरकार चला रहे हैं। क्योंकि 200 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा लेने के बाद भी गड्ढा है कि बुझता ही नहीं। इतने खर्चे मोदी जी के फालतू हो रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि मैंने गारंटी दी थी कि महिलाओं का रिजर्वेशन मैं लाऊंगा और मैं गारंटी के साथ अब वो बिल बन गया है। लेकिन मोदी जी सीने पे हाथ रख के इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि महिलाओं का रिजर्वेशन कौन से साल लागू होगा। ये गारंटी मोदी जी क्यों नहीं दे रहे? सवाल ये है। मोदी जी ने ऐसी कई बात कही। भ्रष्टाचार का मामला कहा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ गरीबों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। यदि ये भ्रष्टाचार 1947 से कर रहे थे तो 2014 से लेके 2023 तक मोदी जी ने कितने भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे पहुंचाया? मोदी जी ने विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाए और जैसे ही वो विपक्ष का नेता भाजपा का चोगा पहन लेता है, मोदी जी उसको गले लगा के प्रमोशन देते हैं। नारायण राणे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, वो केंद्र में मंत्री बनाए गए। अजित पवार, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, 3 दिन बाद अजित पवार बीजेपी के साथ हो गए, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये कौन सी भ्रष्टाचार की लड़ाई है? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते भी होंगे तो भ्रष्टाचारियों को गले लगाने का एक नया सिस्टम मोदी जी ने शुरू किया। मोदी जी बार बार वही पुरानी बातों को दोहराते रहे। मोदी जी फिर कहते हैं कि ये ओबीसी महिलाओं की और ओबीसी की बात करके महिलाओं में विभाजन करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी जब खुद अपने आप को ओबीसी होने का दावा करते हैं, प्रधानमंत्री पद मेरे पास है, मैं ओबीसी हूं इसलिए इनको बुरा लगता है, ये बात करते हैं, तब फिर डिवीजन वाली बात नहीं आती। मोदी जी को जब राहुल गांधी ओबीसी पे सवाल पूछते हैं तो मोदी जी उन्हें समाज को बांटने की बात करते हैं और खुद दलित राष्ट्रपति दिया, हमने आदिवासी राष्ट्रपति दिया, जब ये बात करते हैं तब फिर वो बंटवारा नहीं। क्योंकि मोदी जी की टैगलाइन है 2014 से, हम करें तो सदाचार, आप करें तो व्यभिचार। लेकिन जनता
सदाचार और व्यभिचार के बीच में क्या लाइन है उसको देख रही है। यही कारण कि लगातार मोदी जी विक्टिम कार्ड खेलने के बाद भी चुनाव हार रहे हैं। और इन तीनों राज्यों में जो खबरें आ रही है वो मोदी जी के फेवर में नहीं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आने वाले समय में मोदी जी एक काम जरूर करेंगे। चुनाव के टाइम टेबल का जैसा ही अनाउंसमेंट होता है, मोदी जी सीधा हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलना शुरू करेंगे, जिसकी झलक एक दर्जी के हत्या का विवरण देके मोदी जी ने राजस्थान में शुरू की। हिंदू मुस्लिम यही एक तर्कश में तीर है जिस पे मोदी जी चल रहे हैं। कुल मिला के मोदी जी ये चुनाव अब अपने भरोसे भी लड़ने में डर रहे हैं। इसलिए बार बार वो कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा भी कमल है, मेरा उम्मीदवार भी कमल है, मेरी पार्टी भी कमल है। क्योंकि अब मोदी है तो मुमकिन है की जगह कमल है तो मुमकिन है बोलने की बारी आ गई। क्योंकि कल यदि तीनों राज्यों में बीजेपी हारती है तो ठिकरा कमल पे फूटेगा, मोदी पे नहीं। लेकिन फिर बात ये भी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ कमल की जितनी पंखुड़ियां होती है उतने गुटों में भाजपा इन तीनों राज्यों में बटी हुई है। अब ये फूल ऐसा ही मुरझा जाता है या ये फूल फिर खिलता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में भाजपा के, खासकर नीतीश कुमार के उस दांव के बाद, जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद, तो अब बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। और अब जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ी हैं, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी के भाषण और ही व्यंग्यात्मक और कॉमेडियन होते हुए आपको नजर आएंगे। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।